हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं 500 स्टैटिक जी के क्वेश्चंस। आज जो हमारा सीरीज़ है ये बहुत ख़ास सीरीज़ है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ फुटबॉल क्लब। यानी कि नीचे जो नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो हमारा एक फ़ुटबॉल क्लब नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ुटबॉल की। फ़ुटबॉल का जो आज करंट स्वरूप में जो खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, उसकी शुरुआत हुई थी 19वीं सेंचुरी में। और किस में शुरुआत हुई थी इसकी? ब्रिटिश एम्पायर के अंदर शुरुआत हुई थी। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिश एम्पायर फैला वहाँ पर रुका, फुटबॉल के खेल की वहाँ पर ख्याति बढ़ती गई और वो खेल वहाँ के लोगों में लोकप्रिय होता गया। 1888 के अंदर वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर एक द फुटबॉल लीग की स्थापना की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं फ़ुटबॉल के बारे में। फ़ुटबॉल के अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कम से कम फ़ुटबॉल के अंदर 7 खिलाड़ियों का फील्ड पर होना ज़रूरी है। 7 खिलाड़ियों में से एक गोलकीपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए 7 खिलाड़ी फील्ड पर ना हों तो फुटबॉल का खेल प्रारंभ या शुरू नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में। फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप से कई बार क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं। लास्ट जो फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हमारा खेला गया था 2018 के अंदर, जो खेला गया था रशिया के अंदर, और वहाँ पर फाइनल मैच हुआ था फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में, और उसमें फ्रांस विजयी हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? जो फाइनल था हमारा ये मॉस्को में हुआ था। 2022 का जो हमारा फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा कतर के अंदर। और 2026 का जो हमारा फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका में हमारा 2026 का फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा। फीफा जो वहाँ की फ़ुटबॉल को एडमिनिस्ट्रेट करने की एक संस्था है। फीफा वर्ल्ड कप जो चेयरमैन हैं उसके वो हैं गियानी इन्फर्नितो। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which one of the following provinces was a Congress ministry not formed under Article Government of India Act 1935? अब इस क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसके अकॉर्डिंग भारत के प्रोविंसेस में जो भी ब्रिटिश के अंदर आते थे उनके अंदर प्रोविंशियल इलेक्शंस होने थे और वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने थे। 1935 का जो इलेक्शन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सा प्रोविंस था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है पंजाब। फरवरी 1937 के अंदर इस इलेक्शन के रिज़ल्ट आए थे। कुल मिलाकर 9 प्रोविंसेस जो थे उसमें से 8 के अंदर कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल की, और जहां पर मेजॉरिटी कांग्रेस को नहीं मिली थी वो था पंजाब एंड सिंध का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक भी जगह पर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। और जो हमारी थर्ड पार्टी थी वो थी यूनियनिस्ट पार्टी, उसको मेजॉरिटी मिली थी पंजाब एंड सिंध के अंदर। इस मैप को जो आप देख रहे हैं ये वो मैप है। इस मैप के अंदर आप देख पा रहे हैं 4 या 5 जगहों से 5 कलर से इस मैप को फिल किया गया है। पहला कलर है जो हमारा वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यह उन जगहों को मार्क करता है जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल की, जिसके अंदर असम आता है, बंगाल आता है, यूनाइटेड बंगाल आता है, बिहार एंड उड़ीसा आता है, यूनाइटेड प्रोविंसेस आता है जो आज का यूपी है, उत्तराखंड है, सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो एमपी आता है इसके अंदर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है। अब ये जो एरिया है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीते। एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी जिसने जीता पंजाब को। पंजाब यूनाइटेड पंजाब है जिसके अंदर हरियाणा का एक मेजर पार्ट, पंजाब का एक पार्ट, और जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब है उसका एक पार्ट आता है। थर्ड पार्टी थी हमारी यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी के अंदर क्या था? उसने जीत हासिल की थी सिंध के अंदर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का देखिए आप इस मैप के अंदर जिक्र नहीं है, तो यानी कि उनको मेजॉरिटी कहीं पर भी नहीं मिली थी।
और जहाँ पर नो इलेक्शन हेल्ड थे ये हमारा बलोचिस्तान के आसपास का इलाका है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में क्या था, इलेक्शन नहीं हुए थे। इलेक्शन ना होने का एक मेन कारण ये था कि जो वहाँ के किंग्स थे, प्रिंसेस थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे एरिया से कोई गवर्नमेंट जो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया हुआ इंसान चुना जाए, क्योंकि उससे उनका जो किंगडम है वो कमज़ोर होता और लोग वहाँ के किंग को ना ज़्यादा पसंद करके अपने इलेक्टेड मेंबर को ज़्यादा पसंद करते। देखिए इस टेबल के अंदर हमने दिखाया हुआ है कि किस पार्टी को किसकी लीडरशिप के अंदर कितनी सीट्स पे मेजॉरिटी मिली थी। कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रादर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 707 सीटों पर विजय हासिल की। मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 105 सीटों पर मेजॉरिटी हासिल की थी। और सिकंदर हयात खान जो यूनियनिस्ट पार्टी के थे उन्होंने 101 सीटों पर मेजॉरिटी हासिल की थी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 105 सीटें हासिल की तो उनको एक भी सीट क्यों नहीं मिली, और जब यूनियनिस्ट पार्टी को 101 सीटें मिली हैं तो उनको एक सीट कैसे मिल गई, एक प्रोविंस में वो कैसे जीत पाए। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो वोट शेयर था वो डिवाइड कहाँ था, एक तो पंजाब के अंदर डिवाइड था, बंगाल के अंदर डिवाइड था, कुछ हमारे जो कुछ जो जगहें थी वो सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर आ सकती थी कुछ, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो वोट्स थे वो डिवाइडेड थे, इस तरह से उनको सीट नहीं मिल पाई थी। और इसी इलेक्शन का कारण ये बना कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक मुस्लिम की पॉपुलेशन का एक नया देश नहीं बन जाता वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे और ना ही कभी राज कर पाएंगे। और देखिए भारत ने इसको अभी गलत साबित भी किया है, क्योंकि कई बार आप जहाँ देखते हैं जहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन होती है लेकिन वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमपीज़ होते हैं, वो मुस्लिम चुने जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बात आती है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमें यहाँ पर इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसी के अंदर ही इलेक्शन 1937 के रिज़ल्ट आए थे और उसी ने ही सबका सब चीज़ों को रूप दिया। आज जो हमारा संविधान है उसका एक मेजर हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आता है। इसके अंदर देखिए ये इसको आपको इसलिए पढ़ना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है ताकि आपका एक बेसिक रिवीजन हो सके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर एक जो ख़ास बात जो हुई थी, जो बहुत से बच्चों को नहीं पता है, वो था सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। तो पहले क्या था, पहले जो बर्मा था वो भी ब्रिटिश राज के अंदर आता था और भारत से उन्होंने बर्मा को काट कर अलग कर दिया। देखिए अगर आज की डेट में अगर हम अनडिवाइडेड इंडिया को देखें तो उसमें बर्मा आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, ठीक है। तो इतनी सारी कंट्रीज़ भारत का हिस्सा होती, लेकिन ब्रिटिश का ये तरीका ही हमेशा ये रहा था कि वो डिवाइड करके रूल करना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एम्परर हर्षाज साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय। क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। हर्षा का जो साउथवर्ड मार्च था, यानी कि साउथ की तरफ जब उन्होंने विजय अभियान अपना शुरू किया तो उसको किसने नर्मदा नदी के किनारे रोका था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है पुलकेशिन सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं राजा हर्षवर्धन के बारे में। राजा हर्षवर्धन जो थे उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पर राज किया था 606 टू 647 सीई के अंदर, और इनके पिताजी का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धना, जो इनके पिताजी थे, ठीक है। और हर्षवर्धन को किसने हराया था, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन II ने हराया था, और जो कि कहाँ के राजा थे, वो चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। और राजा हर्षवर्धन की जो बहुत बड़ी कामयाबी में गिना जाता है या उनके बारे में मुख्य जो खास बात हैं, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो राजा हर्षवर्धन जो थे उनके कार्यकाल में ही कुंभ मेला इलाहाबाद में लगना शुरू हुआ, और उनके कंट्रीब्यूशन किसका था, उनका कंट्रीब्यूशन था नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए हुए थे चाइना के रूलर्स के साथ में। अब हम बात कर लेते हैं हर्षा जो थे या राजा हर्षवर्धन जो थे हमारे बहुत ही टॉलरेंट लीडर थे,
और बहुत बहुत ही टॉलरेंट राजा थे। उनके कार्यकाल में बुद्धिज़्म था, हिंदुइज़्म था और जैनिज़्म था और वैदिज़्म था। ये जो सारे धर्म थे काफ़ी प्रॉस्पर किए और इनमें काफ़ी तरक्की आई। देखिए, तरक्की आने का मतलब किसी धर्म के अंदर या किसी कम्युनिटी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आने का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को रिफ़ाइन करे, वो धर्म अपने आप को रिफ़ाइन करे, ठीक है। और जो राजा हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन किसके पुजारी थे? वो सूर्य के पुजारी थे और सूर्य की पूजा करते थे और बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। अब हम बात कर रहे थे पुलकेशिन II के बारे में। पुलकेशिन जो II थे हमारे, वो चालुक्य डायनेस्टी के थे, जैसा कि अभी हमने बात की, और वो बहुत ही फेमस थे। वो सबसे ज़्यादा फेमस कहा जाएगा उनको चालुक्य डायनेस्टी के बारे में अगर कहा जाए तो। और वो उनके पिताजी का नाम था कीर्तिवर्मन I। और उन्होंने क्या करा था? पुलकेशिन II जो राजा कैसे बने थे, उन्होंने अपने अंकल को हटाया था थ्रोन से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये मैप हमने दिखाया हुआ है 7th सेंचुरी का। 7th सेंचुरी में देखिए इतना बड़ा एम्पायर जो था, ये राजा हर्षवर्धन का एम्पायर था। ये चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पर दिखाई हुई है, कलिंग दिखाया हुआ है यहाँ पे, पल्लवाज नीचे हमको दिखाए हुए हैं सदन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर चालुक्य को अलग से इस मैप में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका? इस क्वेश्चन का पहले समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो राजा अशोक के जो एडिक्ट थे, शिलालेख जो मिले थे राजा अशोक के, उनको ट्रांसलेट किसने किया था, उनको बताया किसने था कि ये इनके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप क्या थे? वो ब्रिटिश थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। और जो इंक्रिप्शन जो मिली थी सेंट्रल इंडिया में मिली थी और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिली थी, और वो किस भाषा में लिखी थी? मगधी प्राकृत भाषा में लिखी थी। और उसकी स्क्रिप्ट कौन सी थी? वो ब्रह्मी लिपि थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजा अशोक के बारे में। राजा अशोक जो थे हमारे, वो मौर्यन डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा पावरफुल राजाओं में माना जाएगा, ठीक है। उन्होंने जो चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी, उसको काफ़ी फैला दिया था। और कहाँ तक फैला दिया था? अब जो हमारे, अगर हम वेस्ट में चले जाएं तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ईस्ट में जाएं तो बांग्लादेश तक फैला हुआ था, साउथ के अंदर भी अगर हम आज के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को छोड़ दें तो काफ़ी जो सारा एरिया था वो उन्होंने जीत लिया था। और उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही उनका जन्म हुआ था, जो आज की डेट में पटना के अंदर है, जो कि बिहार की राजधानी है। और 2 कैपिटल और होती थी वहाँ की मौर्यन एम्पायर की। मौर्य एम्पायर में उनकी जो 2 प्रोविंशियल कैपिटल थी वो थी तक्षशिला और उज्जैन। अब देखिए यहाँ पर मौर्यन एम्पायर के अंदर जितने भी रूलर्स थे, उनके नाम और उनके किस टाइम के दौरान वो रहे थे, वो हमने आपके लिए कंपाइल कर दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसका एक बार रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। और जो अशोक के पिताजी कौन थे? अशोक के पिता थे बिंदुसार, ठीक है। और उनका राज जो कब था 268 से लेकर 232 BCE तक, ठीक है। और वो किसके थे? ग्रैंडसन थे किसके? मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक के, यानी कि चंद्रगुप्त के पोते थे, ठीक है। और उन्होंने बुद्ध धर्म का साउथ एशिया के अंदर प्रसार किया था। और वो बुद्ध धर्म की तरफ कब आकर्षित हुए? कलिंग जो एक हमने पिछले मैप में दिखाया था, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये कलिंग जो एरिया था, राजा अशोक ने कलिंग के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। उसको जीतने के लिए, सिर्फ उस एरिया को जीतने के लिए, उस युद्ध के अंदर करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग अपाहिज हो गए थे। और जब कलिंग वॉर का रिजल्ट अशोक या फिर अशोका द ग्रेट ने देखा, तो उन्होंने पाया कि अपने साम्राज्य को फैलाने का तरीका युद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने कौन सा फिर मार्ग चुना? उन्होंने धम्म का मार्ग चुना, यानी कि धर्म का मार्ग चुना, अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए और अपनी कीर्ति को फैलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द भक्त तुकाराम वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर?
यानी कि भक्त जो तुकाराम थे वो किस राजा के कंटेम्प्रेरी थे, यानी किस राजा के समकालिक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जहांगीर। जो भक्त तुकाराम थे उनका जो कार्यकाल था, या कार्यकाल क्या है, उनका जीवन था 1608 से लेकर 1650 तक में। वो एक मराठी में लिखते थे, वो क्या करते थे, कविताएं लिखते थे मराठी के अंदर, और वो किसकी पूजा करते थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। और वो किसके समकालिक थे, जहांगीर के समकालिक थे। जहांगीर का कार्यकाल कब तक था, 1605 से लेकर के 1623 तक का कार्यकाल था। यहाँ पर देखिए हमने एक लिस्ट कंपाइल की है, जो भी मुगल एम्परर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे भारत के अंदर और उन्होंने लंबे टाइम तक भारत के अंदर राज किया, उसकी एक लिस्ट कंपाइल करके हमने आपके लिए यहाँ पर दे दी है। तो इसको भी एक बार आप कहीं नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और रिवीजन इसका कर सकते हैं। ये देखिए पूरा चार्ट हमने आपके लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, और इस चार्ट के अंदर आपको दिखाई देता है कि कौन से राजा के बाद कौन से राजा आए। एक बार इस पेज का आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको एक ही नज़र में आपको पता लग पाए कि किसके बाद कौन आए थे। अब देखिए शुरुआत यहाँ पर होती है बाबर से, फिर आते हैं हुमायूं, अकबर द ग्रेट, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह 1, जहांदर शाह, आलमगीर 2, शाह आलम 2, अकबर शाह 2, बहादुर शाह जफ़र, जो कि आखिरी मुग़ल एम्परर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साराबंदी कैंपेन ऑफ 1922, देखिए यहाँ पर 1922 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, वॉज लेड बाय, यानी कि जो 1922 का साराबंदी आंदोलन था। साराबंदी आंदोलन को और हम क्या बोलते हैं, साराबंदी आंदोलन का हम और बोलते हैं बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह को किसने लीड किया था, वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। ठीक है, और इनको और किस नाम से जाना जाता है, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिस्मार्क से याद आया, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बिस्मार्क कहाँ के थे और किस देश के गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो आपको पता लग पाएगा कि वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। बिस्मार्क तो हमने शब्द तो सुन लिया, लेकिन बिस्मार्क किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे वो हमको पता होना चाहिए, और किस देश का गठन उन्होंने किया, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से की थी, तो जी उन्होंने शुरुआत की थी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में। उन्होंने चलना शुरू किया था दांडी की तरफ चलना शुरू किया था। और कहाँ से चलना शुरू किया था, अपने साबरमती में जो उनका आश्रम था, उन्होंने चलना शुरू किया। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक वो गए। 25 दिन की उनकी यात्रा थी, और दांडी के तट पर वो पहुँचे 6 अप्रैल 1930 के अंदर, जहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और अपने हाथों से खुद नमक बनाया, और लोगों से अपील की कि जो भारत के लोग हैं वो भी ब्रिटिश लोगों के बनाए हुए अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करें और उन कानूनों को तोड़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। देखिए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, ऐसे कौन से माउंटेन्स हैं जो कि सिर्फ एक ही राज्य में पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजंता। अजंता सिर्फ एक ही राज्य में पड़ते हैं। ये हमने आपको मैप दिखाया हुआ है, जहाँ पर मेजर हमको दिखाया हुआ है, मेजर हमारी माउंटेन रेंज। देखिए यहाँ पर विंध्यास रेंज है, अरावली रेंज हमको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सारी रेंजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। देखिए अब शुरुआत कहाँ से होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भारत में क्या योगदान रहा था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि जनमानस की भलाई के लिए कोर्ट के सामने जाता है और वो कोर्ट से ये कहता है कि देखिए सर ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए और ये हो नहीं रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो पब्लिक के हित में हो। इसकी शुरुआत हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मिड 1980s के अंदर,
ठीक है, और ये किसका था, ये लीगल एड मूवमेंट का पार्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक्स, यानी कि ऐसे हमें सांप का नाम बताना है जिसकी डाइट के अंदर दूसरे सांप होते हैं, यानी कि ऐसा सांप जो दूसरे सांपों को खा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किंग कोबरा। यहाँ पर हमने आपकी पिक्चर लगाई हुई है, ये आपने किंग कोबरा भारतीय बच्चों ने तो देखे होंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, सांपों के खेल दिखाने वाले होते थे, उनके पास इस तरह के सांप होते थे। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो जब भी आपके पास आएँ, जब भी हम अपलोड करें, आपके पास एक नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।